गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का आज के इस ऑनलाइन सेशन में। और आप देख रहे हैं लक्ष्य बैच तैयारी जीत की। आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि जिस वीडियो का इंतजार आप सभी को था वो वीडियो आने जा रहा है। अब सोच रहे होंगे कि कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं सर। तो जितना भी लेक्चर हम लोगों ने करा था ठोस अवस्था का, जो मेहनत हम लोगों ने क्रैश कोर्स पे दिखाया था, आज पता चलेगा आप लोगों को कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ईयर बाय ईयर और टॉपिक बाय टॉपिक पूछा गया है वो हमसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। और ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बहुत ज्यादा टफ था या बहुत इजी था या दोनों मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले ठोस अवस्था के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। और देखेंगे एक दो क्वेश्चन ऐसा है सब्जेक्टिव में जो शायद लेक्चर में नहीं हुआ होगा, जैसे कांच को अतिस्थिति द्रव कहते हैं कैसे। लेकिन सबसे पहले उन सब चीजों को हटाते हुए ऑब्जेक्टिव करके देखते हैं, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके और ये हम जान सके कि हमारा जो तैयारी है, हम जो क्रैश कोर्स में जो लेक्चर देखे थे उस लेक्चर को देखने के बाद, उसको अच्छे से कर लेने के बाद हमको कितना बेनिफिट मिल रहा है, हम ऑब्जेक्टिव बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन बीएसएबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 12, आप सही देख रहे हैं। हम लोग इसमें हर एक साल जो अभी तक क्वेश्चन आ चुका है, या अगर ईयरली की बात करें तो देखो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि ऑब्जेक्टिव नहीं भी पूछा गया है इस खास चैप्टर से, यानी सॉलिड स्टेट से। लेकिन जिस साल पूछा गया है हम उसको टॉपिक बाय टॉपिक लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन से। और हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस किसको कहते हैं? तो बेरवादार ठोस कहते हैं, बेरवादार ठोस कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस को। किसको कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस को, अक्रिस्टलीय एमॉर्फस सॉलिड को। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है हीरा क्रिस्टलीय होता है, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय होता है, नमक क्रिस्टलीय होता है। तो बचा कौन? रबर। यानी रबर हमारा यहां पे आंसर होगा, क्योंकि रबर ही यहां पे बेरवादार ठोस है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण? देखो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, हम यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं और सभी बच्चों को पता है कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एकदम हलवा है। लेकिन इस हलवा को खाने से पहले, यानी हम जो परोसने वाले हैं उससे पहले, इसको खुद से ही ट्राई करके देख लो कि तुम्हारे लिए हलवा है कि नहीं। तभी तो पता चलेगा यार कि तुम जो पढ़े हो लेक्चर उससे क्वेश्चन तुम बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण? फिर से वही बेरवादार। तो अक्रिस्टलीय ठोस में हम जानते हैं कि नमक क्रिस्टलीय होता है। जिंक सल्फाइड ये भी क्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि हम एबी प्रकार की संरचना में ZN संरचना पढ़ते हैं, जिंक ब्लेंड संरचना। सिलिकॉन कार्बाइड ये तो काफी कठोर होता है। तो बचा कौन इसमें? तो बचा इसमें क्या? कांच। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कांच। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। HCP में लेक्चर याद करो, लेक्चर में हम HCP के एक चित्र को बना करके समझाए थे और उसके अगल बगल 6 घन बना करके बताए थे, और बताए थे कि HCP के एक एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु होते हैं। यानी हम Z का वैल्यू निकालना सिखाए थे। अगर याद हो तुमको तो हम Z का वैल्यू निकालना सिखाए थे। Z का वैल्यू क्या होगा? HCP में Z का वैल्यू क्या होगा? सोच लो इसका आंसर क्या होगा। अभी तक सोच भी लिए होंगे। Z का आंसर इसमें होगा 6। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पूछा है, तो HCP के यानी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग HPC लिख दिया गया है, तो इसको थोड़ा सुधार लेना। HPC नहीं होगा, HCP होगा, HCP होगा, इसको सुधार लेना। HCP टाइपिंग एरर है। HCP में हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसको डिटेल में जानने के लिए तो वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां पे एक चित्र के जरिए एक चित्र बनाए थे हेक्सागोन का, और चित्र बना करके हम बताए थे कि कैसे हम पता करेंगे एक षटकोण में कि कितने परमाणु एक एकक कोष्ठिका से संबंधित है। इसका जवाब आया था 6। हिंट के लिए हम बता दें 12 कोना होता है ऊपर, क्योंकि षटकोण है, HCP है, हेक्सागोनल है, तो 6 कोना ऊपर और 6 कोना नीचे। लेकिन 12 कोने का परमाणु का
12 कोने के परमाणु का 1/6 भाग एक एकक कोष्ठिका से होता है, क्योंकि एक कोने का जो HCP के एक कोने का जो अवयवी कण है वो अपने आसपास के 6 HCP में विभाजित होता है। इसलिए हम 1/6 गुने 12 कोना है तो 12 लिखते थे, क्योंकि 12 कोना का परमाणु जोड़ेंगे 1/6 1/6 1/6 1/6 प्लस 3 परमाणु जो है HCP के बीचों बीच अंदर में होता था, HCP के अंदर, और 2 फलक ऊपर वाला और नीचे वाले फलक के केंद्र पर होता था। हम जानते हैं फलक पर जब भी परमाणु होता है तो उसका आधा भाग ही एक एकक कोष्ठिका से संबंधित होता है, तो आधा ऊपर वाला फलक का आधा नीचे वाले फलक का, यानी 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ 6 दूना 12 आया और 2 से 1 कट गया 1 से, यानी 2 + 3 + 1, यानी टोटल कितना हो गया 6, यानी इसका आंसर 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवादार ठोस है। रवादार ठोस है, जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। रवादार ठोस का मतलब हो गया क्रिस्टलीय ठोस। रवादार ठोस का मतलब क्या हो गया, क्रिस्टलीय ठोस। हम बात कर रहे हैं यहां पे क्रिस्टलीय ठोस की। एक सेकेंड, हाँ, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। रवादार का मतलब क्या है, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस कौन होगा, तो हीरा क्रिस्टलीय है, लेकिन रबर अक्रिस्टलीय है। अभी हम कुछ देर पहले बनाए थे। कांच भी अक्रिस्टलीय है, तो जवाब क्या होगा, हीरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है एक धातु का रवाकरण। रवाकरण का मतलब क्रिस्टलीकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी HCP संरचना में होता है। ठीक है, HCP संरचना में एक धातु को रखा गया है, रवाकरण क्रिस्टलीकृत कराया गया है। तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या, यानी कोऑर्डिनेशन संख्या का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन संख्या का मतलब है, कोऑर्डिनेशन संख्या का मतलब क्या है, इसका मतलब है उपसह संयोजन संख्या। ध्यान देना, अंग्रेजी को ही हिंदी में करके लिख दिया गया है। कोऑर्डिनेशन अंग्रेजी नाम है, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसह संयोजन, और संख्या तो है ही, या इसको हम लोग समन्वय भी बोलते हैं, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या हमसे पूछा है। अगर धातु को कहाँ रखा गया है, HCP में, और HCP और FCC दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये हम ऑलरेडी लेक्चर में बता चुके हैं। HCP और FCC दोनों में उपस्थित अवयवी कणों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, सबसे ज्यादा 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड उपस्थित होता है। तो यहाँ वॉइड का मतलब क्या है, जो वॉइड अंग्रेजी वर्ड है, और वॉइड का मतलब होता है रिक्ति। वॉइड का मतलब क्या होता है, रिक्ति। तो हमसे पूछा गया है कि कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति होता है। तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति के लिए थोड़ा सा हमको ऑप्शन भी सुधारना होगा। ये जो लिखा हुआ है ना, ये वास्तव में यहाँ BCC था, यहाँ क्या था, BCC और FCC, BCC और FCC, इसको थोड़ा सही कर लेना ऑप्शन को, BCC और FCC। दूसरा है HCP और सिंपल क्यूबिक, तीसरा है HCP और CCP, और चौथा है BCC और HCP। देखो यहाँ CCP की जगह पे FCC भी लिखा होता तो चलता, ध्यान देना, क्योंकि रटना नहीं है, समझना है। BCC और FCC ये आंसर नहीं होगा। HCP और सिंपल क्यूबिक, जिसको हम लोग प्रिमिटिव बोलते थे, सरल घनीय, प्रीमिटिव सरल घनीय, अर्ध घनीय जिसको बोलते थे। HCP और CCP, CCP FCC को कहते हैं, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक को, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका को। तो देखो HCP और CCP, इनमें संकुलन क्षमता सबसे ज्यादा पाया जाता है। CCP की और HCP की संकुलन क्षमता, दोनों की संकुलन क्षमता 74% होती है, और यही वो संरचना है जिसमें एक साथ चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों रिक्ति जोड़े के रूप में उपस्थित होता है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। HCP और CCP अगर ऑप्शन में ना हो तो हो सकता है FCC ऑप्शन में दिख जाएगा। तो इसलिए हम लिख भी दिए कि CCP की जगह अगर लिखा होता है HCP और FCC तब भी वही जवाब होता, क्योंकि CCP FCC को ही कहते हैं। दोनों की संकुलन क्षमता बराबर है 74%, और इसी दोनों संरचना में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों रिक्ति उपस्थित होते हैं। रिक्ति का वीडियो भी पहले हम बता चुके हैं, वीडियो को देखना पड़ेगा। लेक्चर में रिक्ति के बारे में बताए थे कि जब परमाणु एक क्रिस्टलीय संरचना में एक दूसरे के संपर्क में आता है तो एक दूसरे के संपर्क में आने पर कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, कुछ ना कुछ खाली जगह रह जाता है, उस खाली जगह को हम लोग रिक्ति कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन
सामने स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। देखो रवादार और बेरवादार ठोस से कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है ना। बेरवादार और रवादार यानी क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, जो कि एकदम ही आसान है। अगर कोई पहला क्लास पहला नोट्स अगर देख ले, कोई पढ़ के पहला लेक्चर जाए तो वो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय का सवाल बना के आ जाएगा। तो बेरवादार का मतलब पहले जो क्वेश्चन आया था इसमें सबसे पहला, उसमें भी बताए थे कि बेरवादार का मतलब होता है क्रिस्टलीय। तो ग्रेफाइट क्रिस्टलीय है। और हमसे पूछा कि कौन बेरवादार का मतलब अक्रिस्टलीय। थोड़ा सा हम फ्लो में जज्बाती हो गए। बेरवादार का मतलब क्या है? अक्रिस्टलीय। और अक्रिस्टलीय ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट तो क्रिस्टलीय है। क्वार्ट्ज ग्लास इसका आंसर होगा, क्योंकि क्रोम एलम सिलिकॉन कार्बाइड ये सब काफी कठोर होते हैं और क्रिस्टलीय होते हैं। यहां ग्लास जब भी आएगा, कांच की जब बात होगी, तो यहां क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो क्या है? बेरवादार ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। अगला, क्योंकि देखो हम बताए हुए हैं कि हीरा, ग्रेफाइट, नमक यानी लवण, शर्करा ये सब जो होता है ये सब रवादार ठोस होते हैं। इसी में क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज ये सब रवादार होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेव जालकों की संख्या होती है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है। जब हम ब्रेवेस जालक सुनते हैं ना, कोई भी अभी जो वीडियो देख रहा होगा, तुम इसका जवाब सोच के देखो। क्या तुम इसका जवाब सोचते हो? हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो इसके पहले ये क्वेश्चन एक बार भी नहीं बनाया है, जो पहली बार इस क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से देख रहा है, कहीं के भी स्टूडेंट हो, वो ब्रेवेस जालक को देखते ही दिमाग में उसका 14 आया होगा। क्योंकि 7 क्रिस्टलीय तंत्र को, 7 क्रिस्टल सिस्टम को 14 विभिन्न एकक कोशिकाओं में बांटा गया था, जिसको हम लोग ब्रेव जालक कहते हैं। और उस 7 क्रिस्टलीय तंत्र में हर एक क्रिस्टलीय तंत्र में ब्रेव जालकों की संख्या अलग अलग थी। जिसमें जो सबसे पहले हम लोग घनीय बोलते हैं ना, उस घनीय में सबसे पहले हम घनीय के क्रिस्टलीय तंत्र की बात करें तो उसमें 3 ब्रेव जालक होते हैं। जो 7 क्रिस्टलीय तंत्र था उसमें पहला क्रिस्टलीय तंत्र क्या था? क्यूबिक यानी कि घनीय। उसके बाद क्या था? द्विसमलंबाक्ष। उसके बाद क्या था? विषम लंबाक्ष यानी टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद फिर हम लोग मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, ये 7 क्रिस्टलीय तंत्र लिखते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला क्रिस्टलीय तंत्र है क्यूबिक यानी घनीय, इस घनीय संरचना में हम 3 ब्रेव जालक बनाए थे। कौन कौन? तो हम बनाए थे प्रिमिटिव। हम बोले थे ये लेक्चर के वक्त भी कि कितनी संख्या होती है और कौन कौन होती है, ये भी याद रखो। प्रिमिटिव, और हम बताए थे बीसीसी और एफसीसी। प्रिमिटिव, बीसीसी और एफसीसी यानी ये तीन क्रिस्टलीय यानी घनाकार क्रिस्टल में ये 3 ब्रेव जालक पाए जाते हैं, प्रिमिटिव, बीसीसी और एफसीसी। तो इसका आंसर 14 नहीं होगा। अगर कोई 14 सोचे थे, क्या तुम 14 सोचे थे? तो गलत था। जवाब क्या होगा? 3 होगा। क्योंकि हमसे क्या पूछा, हमको इस बात पे ध्यान नहीं गया कि घनाकार लिखा हुआ है। और घनाकार देखने के बाद भी लगता क्या है कि सर हम लोग तो इस चैप्टर में घनाकार ही तो पढ़ रहे हैं, सब कुछ घनीय ही तो है। देखो हर एक क्रिस्टल तो घनीय नहीं है, तो हेक्सागोन भी तो हम लोग पढ़े थे। तो घनाकार क्रिस्टल का मतलब यहाँ क्यूबिक क्रिस्टल की बात कर रहा है। क्रिस्टल शब्द पे ध्यान देना। तो क्यूबिक क्रिस्टल में ब्रेव जालकों की संख्या अगर बात करें तो जो पहला क्रिस्टलीय तंत्र है क्यूबिक घनीय, उसमें पूछा गया और जवाब क्या होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत। देखो सबसे पहले बीसीसी की अगर हम बात करें ना, तो बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है? बीसीसी की संकुलन क्षमता, जो संकुलन क्षमता पढ़ा होगा उसी को ये बात ज्यादा समझ में आएगा। बीसीसी की संकुलन क्षमता होती है 68%। संकुलन क्षमता क्या होता है? तो हम इसके लिए लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन हम जल्दी से बता दें। संकुलन क्षमता होता है अवयवी कण जब एक दूसरे के संपर्क में आता है किसी क्रिस्टल ठोस में, तो अवयवी कणों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, और उस रिक्त स्थान के अलावा परमाणुओं द्वारा जो घेरा गया कुल स्थान होता है, यानी कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा घेरा जाता है, उस घेरे गए स्थान को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। और हमसे घेरा हुआ स्थान नहीं, मुक्त स्थान यानी खाली जगह पूछा है।
तो खाली जगह का मतलब है कि हम यहाँ बीसीसी की संकुलन क्षमता क्या लिखे हैं, 68%, यानी कि बीसीसी में अवयवी कणों के द्वारा कितना जगह छेका जा रहा है, 68% जगह छेका जा रहा है। तो 100% जगह में से 68% जगह घटा दो तो कितना बचा, 32% जगह बचा, यानी इतना जगह खाली है। इतना जगह हम कह सकते हैं कि खाली है, इतना जगह खाली है। अगर इतना जगह खाली है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, 32%। ध्यान देना, संकुलन क्षमता पूछता तो आंसर 68% होता, हालांकि ऑप्शन में 68 है भी नहीं, लेकिन हमसे पूछा है खाली जगह और खाली जगह होगा 32%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये Na2O की बात किया है। किसकी बात किया है, ये Na2O की बात किया है। Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या, अभी कुछ देर पहले भी हम कोऑर्डिनेशन बताए थे। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय या उपसहसंयोजन संख्या। तो उपसहसंयोजन संख्या पूछा जा रहा है, इसमें किसका पूछा जा रहा है, सोडियम का पूछा जा रहा है। तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो देखो Na2O FCC जालक में जो है वो क्रिस्टलीकृत होता है, और ऑक्सीजन, यहां जो सोडियम और ऑक्सीजन तुम देख रहे हो मिलके Na2O बनाया है, उसमें ऑक्सीजन FCC जालक का निर्माण करता है, यानी घन के सभी 8 कोने पर और सभी 6 फलकों के केंद्र पर ऑक्सीजन उपस्थित होता है, और सोडियम अष्टफलकीय रिक्ति में नहीं होते हैं, यहां सोडियम चतुष्फलकीय रिक्ति में पाए जाते हैं। तो यहां ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, हमसे सोडियम का पूछा है, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब कहोगे सर Na2O तो हम पहली बार देख रहे हैं, तो अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो इसका मतलब तुमको पढ़ाया नहीं गया है। Na2O A2B प्रकार की संरचना है। जब हम लोग क्रिस्टलीय संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो हम 3 प्रकार की संरचना पढ़ते हैं, AB टाइप, AB प्रकार, A2B प्रकार और AB2 प्रकार। ये A2B प्रकार में आता है क्योंकि सोडियम की संख्या कितनी है, 2, और ऑक्सीजन के नीचे कोई अंक नहीं, यानी ऑक्सीजन की संख्या 1। यानी जब किसी क्रिस्टलीय संरचना में भाग लेने वाले अवयवों का जो है वो अनुपात कितना हो, 2:1 हो, तो हम उसको A2B प्रकार बोलते हैं। और ये Na2O A2B प्रकार में आता है, और Na2O में ऑक्सीजन FCC जालक बनाता है, क्योंकि Na2O कहां पाया जाता है, Na2O कैसी संरचना बनाता है, FCC संरचना बनाता है। ऑक्सीजन अगर घन के सभी 8 कोने और 6 फलकों के केंद्र पर है, और सोडियम अगर चतुष्फलकीय रिक्ति में है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति किसको बोलते हैं, 4 आयनों से घिरी हुई रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, और सोडियम चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित होते हैं। सोडियम यहां होता है, सोडियम यहां उपस्थित होता है 4 आयनों से घिरी हुई रिक्ति में, इसीलिए सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। अगर ऑक्सीजन का पूछता तो जवाब क्या होता, 8 होता, अगर इसी क्वेश्चन में ऑक्सीजन का पूछता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हालांकि अब ये पैटर्न पे क्वेश्चन अब नहीं आता है, ये 2009 या 2009 से लेकर 13 तक जो सिस्टम था, जो बोर्ड का पैटर्न था, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग, पैराग्राफ और एसर्शन रीजन, कथन कारण का क्वेश्चन आया करता था। तो उसी में से एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। यानी इस पे हमको विचार करना है क्या, कि कौन कथन सही है, कौन गलत है, या दोनों सही है, तो दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं। तो देखो पूछा क्या है, CSCl क्रिस्टल में, देखो CSCl क्रिस्टल AB प्रकार का हिस्सा है, CSCl AB प्रकार में आता है, AB प्रकार में आता है, और हम CSCl बता चुके हैं, और बोर्ड में कई बार सब्जेक्टिव में भी CSCl पूछ चुका है। तो CSCl क्रिस्टल में CS+ की समन्वय संख्या पूछा है। तो देखो CSCl क्रिस्टल जो है वो BCC जालक में होता है, BCC जालक का निर्माण करता है, और BCC जालक में CS+ आयन जो होते हैं, इसका जो धनायन है, क्योंकि ये टूटेगा तो CS+Cl- देगा, तो CSCl में BCC प्रकार की संरचना होती है। BCC प्रकार की संरचना में ये उपस्थित होते हैं, जिसमें Cl- आयन जो होते हैं, क्लोराइड आयन, वो घन के सभी 8 कोने पे होते हैं, और ये जो धनायन है CS+, ये घनीय छिद्र में होता है, जो BCC के अंतः केंद्र पर उपस्थित होता है। इसका मतलब है कि CS+ के बारे में क्या बोला है, कि CSCl क्रिस्टल में CS+ का समन्वय संख्या 8 है। देखो अगर धनायन घन के अंतः केंद्र पर उपस्थित है ना, यहां हम चित्र बनाकर दिखा रहे हैं, अगर धनायन घनीय छिद्र में उपस्थित है, यानी कि घन के बीचों बीच, तो 8 कोने पे उपस्थित जो ऋणायन होगा, 8 कोने पर उपस्थित जो ऋणायन होगा,
आठों कोने पर उपस्थित ऋणायन बीच में रखे हुए धनायन को क्या कर रहा होगा, इस तरह से डायगोनली स्पर्श कर रहा होगा। इसका मतलब है कि ये बीच में जो बीसीसी में घनीय छिद्र में जो CS प्लस धनायन उपस्थित है, ये अगर किसी को नहीं पता हो तो सुन लो, CS प्लस BCC संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें CSCl की अगर हम बात करें तो CSCl BCC संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें Cl माइनस घन के सभी कोने पे होता है और CS प्लस अंतः केंद्र पर होता है, जो घन के बीचों बीच होता है, जिसको हम घनीय छिद्र कहते हैं। ये जो धनायन है, ये आठों कोने पे, घन के आठों कोने पे रखे हुए ऋणायनों को स्पर्श कर रहा है, और एक धनायन जितने ऋणायनों को स्पर्श करता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इस हिसाब से CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए, और यहाँ 8 बोल भी रहा है, यानी ये कथन सही है। अब हम कथन 2 की बात करते हैं। CSCl क्रिस्टल में Cl माइनस क्लोरीन आयन, यहाँ माइनस छूटा हुआ है, ध्यान देना, Cl माइनस आयन BCC प्रकार के सीमित पैकिंग रखता है। स्वाभाविक सी बात है कि CSCl में Cl माइनस घन के सभी 8 कोने पर है, तो Cl माइनस आयन BCC प्रकार के सीमित पैकिंग रखता है, ये भी सही है। अब Cl माइनस जो BCC संरचना बनाया, यानी घन के सभी 8 कोने पर उपस्थित रहा, उसी 8 कोने पर रखे हुए ऋणायन के कारण बीच में रखे हुए धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आया। इसीलिए यहां हम कह सकते हैं कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अगर ये कोने पे ऋणायन नहीं होता तो क्या इस धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता? नहीं। तो इस 8 कोने पे क्लोरीन आयन की उपस्थिति के कारण ही ये पहले घन तैयार हुआ। तो अगर यहां बोला गया है कि Cl माइनस आयन BCC प्रकार का सीमित पैकिंग रखता है, तो हम BCC तो बोल ही रहे थे, और BCC संरचना बनाए भी हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी सही है। लेकिन इस 8 कोने के ऋणायन की वजह से ही बीच का धनायन उस 8 कोने के ऋणायन से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि A और B, कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? A होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। देखो, जानकारी के लिए बता दे, जिसको नहीं पता है, और जिसको पता है वो तो आंसर बोल भी चुका होगा, मन में सोच भी चुका होगा। अष्टफलकीय रिक्ति का मतलब है कि यहाँ सुनने में लग रहा है अष्ट का मतलब 8, लेकिन ध्यान देना, अष्ट के बगल में फलक, जिसमें 8 फलक बने, फलक 8 हो। लेकिन अष्टफलकीय रिक्ति 6 आयनों से घिरी हुई रिक्ति को कहते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति 6 आयनों से घिरी हुई रिक्ति को कहते हैं। 6 आयनों से घिरी हुई रिक्ति, 1 2 3 4, ये 4 आयन हुआ। एक ऊपर से रखा होता है 5वां, और एक नीचे से रखा होता है 6ठा, जो हम डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं। अब बोर्ड है तो बोर्ड पे हम नीचे से तो नहीं दिखा सकते हैं, तो ये जो बीच का खाली जगह ना, ये वाला जो रिक्ति देख रहे हो, ये रिक्ति बीच में जो खाली जगह आया, जैसे तुम 4 गेंद ले लो, 4 गेंद को सटा दो तो बीच में एक खाली जगह बनेगा। अब उसी आकार का एक गेंद ऊपर से रखो और एक नीचे से, फिर भी वो बीच का जगह खाली ही रहेगा, यानी वो 6 गेंद से घिर गया है। तो उसी तरह से 6 आयनों से घिरी हुई रिक्ति को हम लोग अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। जवाब होगा बी। अगला क्वेश्चन, ये तो थ्योरी है, यहां एक क्वेश्चन है। यहां देखो बोला गया, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान पकड़ लेता है, रवा का मतलब ठोस की बात कर रहा है, किसी ठोस में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली जगह पकड़ लेता है, यानी ऋणायन जहां से निकला है वहां इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तब कौन सा दोष होता है? देखो, ऋणायन के निकल जाने से अगर उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया है तो धातु आधिक्य दोष होता है, और धातु आधिक्य दोष जो होता है उसमें रंग केंद्र उत्पन्न होता है। धातु आधिक्य दोष में क्या उत्पन्न होता है? रंग केंद्र उत्पन्न होता है। शॉर्टकी दोष में केवल देखो, शॉर्टकी दोष में धनायन, अगर ऋणायन निकलेगा तो धनायन भी निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन खाली जगह को नहीं पकड़ता, यानी विद्युत उदासीनता बनी रहती है, इसलिए शॉर्टकी दोष तो नहीं होगा। फ्रैंकल दोष में भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता इसीलिए नहीं पड़ती है क्योंकि फ्रैंकल दोष में ऋणायन अपने जालक स्थल को छोड़कर अपने ही क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल पे चला जाता है, यानी क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन धातु आधिक्य दोष में ऋणायन अपने जालक स्थल को छोड़कर चला जाता है और अपने स्थान पे छिद्र बना लेता है। उस ऋणायनिक छिद्र में, उस ऋणायनिक रिक्ति में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और उस एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही रंग केंद्र उत्पन्न होता है। ऐसा कुछ कंडीशन वहां पे हम बताए थे। तो m प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस,
अब इसमें 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 4 ही ऋणायन हुआ, तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा संरचना और बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 धनायन ऋणायन बराबर होना चाहिए, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा रंग केंद्र जो है वो वापस यहां दिखा दे रहे हैं। देखो अगर यहां लिखा हुआ है मेटल M प्लस और नॉन मेटल X माइनस M प्लस 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 X माइनस, तो एक जगह से यहां से मान लो हम कहीं से एक ऋणायन हटा दिए, मान लो कि हम यहां से ऋणायन हटा देते हैं, लो हटा दिए, तो ऋणायन के यहां से निकल जाने पर इसमें धातु आयनों की संख्या तो बढ़ गई, क्योंकि पहले 8 मेटल और 8 नॉन मेटल था। अब जो एक ऋणायन निकला यानी वो अपने साथ एक माइनस चार्ज को भी लेके चला गया, तो उसी को मेंटेन रखने के लिए, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से यहाँ फार्ब सेंटर यानी कि रंग केंद्र, जिसको हम F का मतलब बताए भी थे कि F का मतलब फार्ब होता है, जर्मन का एक शब्द होता है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, F सेंटर होगा आंसर। अब हम बात करते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। देखो लौह चुंबकत्व की बात करें ना तो ध्यान देना, परमाणु संख्या, अगर हम लौह चुंबकत्व की बात करें, क्वेश्चन भाग गया है, अगर हम लौह चुंबकत्व की बात करें तो परमाणु संख्या 26 वाला यानी आयरन, परमाणु संख्या 27 वाला यानी कोबाल्ट, परमाणु संख्या 28 वाला यानी निकेल, और CrO2 ये सब फेरोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ये सब अणुचुंबकीय ये सब लौह चुंबकीय होते हैं। Fe आयरन, CO कोबाल्ट, Ni निकेल और CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड। ध्यान देना कि परमाणु संख्या 26 27 28 ये याद रखना, 26 27 28 लगातार, ये और CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड ये लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं, लौह चुंबकीय। हमसे पूछा भी वही है, लौह चुंबकत्व। लेकिन ध्यान देना ये जो ऑप्शन सी है ना, ये भी लौह चुंबकत्व दर्शाता है, Fe3O4 फेरी मैग्नेटिक प्रबल चुंबक। ये तो इतना चुंबकीय होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, सोच लो। तो हमसे केवल लौह चुंबकत्व पूछा है, तो इसका जवाब ए और सी दोनों होना चाहिए, क्योंकि CrO2 में चुंबकीय प्रकृति होता है, चुंबकीय गुण होता है, और ये भी फेरोमैग्नेटिक होता है, और Fe3O4 की बात करें ये भी फेरोमैग्नेटिक होता है, और जो बहुत ज्यादा चुंबकीय गुण दर्शाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी चुंबकीय गुण दर्शाता है, इतना प्रबल चुंबकीय गुण होता है, तो वो फेरी मैग्नेटिक भी कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल जो देख रहे हैं उसके अनुसार आंसर ए और सी दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक में कोई एक आंसर होगा, हो सकता है मे बी सी आंसर दिया हो। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और ध्यान देना वो बात नोट कर लेना, परमाणु संख्या 26 27 28 बहुत कम को पता है ये बात। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, किस प्रकार के दोष से घनत्व कम हो जाता है। पहला ऑप्शन है फ्रैंकल। देखो फ्रैंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि फ्रैंकल दोष में आयन अपने जालक स्थल को छोड़कर अपने ही क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल को पकड़ लेता है, इसीलिए वो अपने कमरे को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर तो गया ही नहीं, इसलिए उसका जो द्रव्यमान है क्रिस्टल का वो बना रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रैंकल दोष का घनत्व नहीं घटेगा। लेकिन शॉर्टकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक स्तर से निकल जाते हैं, यानी क्रिस्टल छोड़कर धनायन भी चला गया, ऋणायन भी चला गया, यानी क्रिस्टल का दो जगह कम से कम खाली मिलता है, यानी उसका द्रव्यमान घट गया। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए शॉर्टकी दोष। अब यहाँ पे अंतराली कुछ लिख दिया, लेकिन ये अंतराली नहीं होना चाहिए, ये अंतराकाशी, कम से कम अंतराकाशी कह लो, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, शॉर्टकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। अभी अभी हम बताए थे लौह चुंबकीय। फेरो चुंबकीय का मतलब क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो इसका जवाब क्या होगा, Fe। इसका जवाब क्या होगा Fe3O4। अभी अभी हम बताएं कि Fe3O4 जो है वो फेरी मैग्नेटिक होते हैं, प्रबल चुंबक होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। इसमें जो आंसर है ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार आंसर क्या होगा, Fe3O4।
अब विलियन चैप्टर का ये चीज आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ठोस अवस्था का क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठोस अवस्था का क्वेश्चन समाप्त हुआ, आंसर किसका ये था। तो ठोस अवस्था में अभी तक 2009 से लेकर के 2023 तक जितने क्वेश्चन आए हैं, तुमको लगा सर बस इतना ही क्वेश्चन क्या करोगे, 3 नंबर का तो था ही, लेकिन बहुत बार पूछा भी नहीं गया है। लेकिन फिर भी जितना क्वेश्चन पूछा गया है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बहुत टफ लगा हो। और हम हर एक थ्योरी की चर्चा कर चुके हैं, सब पर लेक्चर बना करके क्रैश कोर्स में अपलोडेड है। लेकिन कम से कम मेरा रिक्वेस्ट है ये कि वो वीडियो जरूर देखो। वीडियो देखने के बाद ऐसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इससे भी ऊपर लेवल का क्वेश्चन तुम बना सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको उस वीडियो पे और हम पे भरोसा करना होगा। चलिए हम इसके बाद अगले लेक्चर में विलियन चैप्टर से रिलेटेड क्रैश कोर्स का वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन उसमें हम एक क्वेश्चन बताएंगे, कांच अतिस्थित द्रव क्यों होता है। देखिए ऐसे अगर हम अभी भी सामने सामने बोल दे कि कांच अतिस्थित द्रव क्यों है, तो देखो कांच में द्रव के समान बहने का गुण होता है। कांच में द्रव के समान बहने का गुण होता है। जैसे पुरानी इमारत में लगा हुआ कांच खिड़की दरवाजे में, वो क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ ऊपर से पतला और नीचे से मोटा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि कांच पिघला था द्रव की तरह, इसीलिए वो बहते बहते नीचे आके जमा होता गया और नीचे का हिस्सा मोटा हो गया, ऊपर का हिस्सा पतला रह गया। इसीलिए हम कांच में उस द्रव के समान बहने के गुण के कारण उसको अतिस्थित द्रव कहते हैं। क्लियर है बात, सुन सकते हो क्या बोले हम कि कांच में द्रव के समान बहने का गुण उपस्थित होता है। जैसे पुराने इमारतों में लगे कांच ऊपर से पतले तथा नीचे से मोटे हो जाते हैं, ये उसके द्रव गुण के कारण होता है, इसलिए हम कांच को अतिस्थित द्रव कहते हैं। लेकिन हम इसको लिख भी देंगे ताकि तुमको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे बोर्ड, तो तुम उसका जवाब दे सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।